आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमा का 11वां भाग, विरोधियों का विरोध। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद ये आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसीलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर ये आशा पूरी न हुई। 1 सप्ताह भी गुजरने न पाया था और अभी ठीक से बैठने भी न पाए थे कि फिर यही दांत किलकिल शुरू हो गई। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज, हुजूर, जान बख्शी होए तो कहूँ। शौक से कहो, ऐसा न हो कि आप रेसे हो जाएं। बात तो कहो। हुजूर, डर लगती है। क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? नहीं सरकार। फिर क्या चाहते हो? हुजूर, हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। क्या नौकरी छोड़ोगे? हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। क्यों? अभी तो मजबूत हो, जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो, मगर नौकरी क्यों छोड़ो? नहीं सरकार, अब हम घर को जाइब। अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ हो तो ठीक ठीक कह दो। अगर तनख्वाह कहीं और इससे ज़्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो। हुजूर, तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या माई का लाल देगा। फिर समझ में नहीं आता कि नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो। अब सरकार, मैं आपसे क्या कहूँ। यहाँ तो ये बातें हो रही थीं, उधर चमन और रमन कहार और भगेलू व दुखी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू, चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आ जाए है। चमन, आगे आगे तुम चलो, हमसे आगे ना चला जाए है। तब कौन आगे चले? हम के का बताई? कोई न चले आगे तो हम चले थे। रमन बोला, तय आगे एक बात कही थे, न कोई आगू चले न कोई पीछू। फिर कैसे चला जाए? सबे साथ साथ चले। तुहार कपार, साथ चले में कौन हरज है? तब तब सरकार से बतियाए कौन? दुखी का खूब बतियावा आवत है। अरे राम रे, मैं उनके ताई न जय हूँ, उनका देख के मौका मुतास हुआ आवत है। अच्छा, को न चले तो हम आगे चले थे। सबके सब चले। जब बरामदे में पहुंचे तो भगेलू रुक गया। मम्मन, ठाड़े काहे हो गए, चले चलो। भगेलू, अब हम न जावे, हमार तो छाती धड़कत है। अमृत राय ने जो बरामदे में इनको साएं साएं बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का हियाब छूट गया। सिर नीचा करके बोला, हुजूर, ये सब कहार आपसे कुछ कहने आए हैं। क्या कहते हैं? ये सब तो बोलते ही नहीं। भगेलू कहारों से, तुमको जौन कुछ कहना होए सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए। चंबन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नहीं कहत हो? तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है? अमृत राय, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी दम 5 रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब ये सब फिर अपनी कोठरी में आए तो यूं बातें करने लगे। चम्मन, भगेलुआ तो बड़ा बोदा है। रमन, असरीस लागत रहा कि खाए भरे का देई। दुखी, वहां जाए के ठकुर सुहाती करे लागा। भगेलू, हमसे तो उनके सामने कछु कहे न गवा। दुखी, तब काहे को यहां से आगे आगे गया रहे? इतने में सुखई कहार लकड़ी टेकता खांसता हुआ आ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा, सरकार का कहेन? दुखी, सरकार के सामने जाए के सबे गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात ना निकली। भगेलू, सुखई दादा, तुम नहीं आप करो। जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़न आए हैं? सुखई, हम तो तुमसे पहले कह दिन
कि यहाँ नौकरी छोड़ी सब जने पछतए हो। अस भला मानुस कहूँ न मिले। भगेलू, दादा तुम बात लाख रुपया की कहत हो। चम्मन, एमा कौन झूठ है, अस मने कहाँ मिले। रम्मन, आज 10 बरस रहत भय मुदा आधी बात कभू नहीं कहिन। भगेलू, रीछ तो उनके देह में छू नहीं गए जब बात करत है हंसकर। मम्मन, भैया हमसे कहू कहत कि तुम 20 कलदार लेव और हमारे यहाँ चल के काम करो तो हम सरकार का छोड़ के कहूँ न जाए। मुदा बिरादरी की बात ठहरी, हुक्का पानी बंद हो गवा तो फिर कह के द्वारे जाबे। रम्मन, यही डर तो जान मारे डारत है। चम्मन, चौधरी कह गए हैं कि आज इनके काम न छोड़ दे हो तो टाट बाहर कर दीन जहे। सुखई, हम एक बेर कह दीन कि पछतय हो, जस मन में आवे करो। 8 बजे रात को जब बाबू अमृत राय सैर करके आए तो कोई टमटम थाने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा मगर किसी की आहट न पाई। महाराज, कहार, साइस सभी चल दिए। यहाँ तक कि जो साइस उनके साथ था वो भी न जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई कहार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, ये सबके सब कहाँ चले गए। सुखई खांस कर, सब छोड़ गए सरकार, अब काम न करे। अमृत राय, तुम्हें कुछ मालूम है इन सब ने काम क्यों छोड़ दिया। सुखई, मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले कहते हैं इनके यहाँ काम मत करो। अमृत राय की समझ में पूरी बात आ गई कि विरोधियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब ये ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा ने हंसकर कहा, इसे आप कष्ट कहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाग सूंबी बांजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता है, उसी भांति उस घड़ी अमृत राय का चित्त भी किलौले करने लगा। आओ देखा न ताओ, कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही मगर कौन सुनता है और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको ये न करने दूंगा। पूर्णा भी पति के नशे में बेसुध होकर बोली, मैं न मानूंगी। अमृत राय, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूँगा। पूर्णा, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी। अमृत राय, और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना। पूर्णा, वाह, ऐसे सस्ते न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत राय, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी। पूर्णा ने हंसकर कहा, भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृत राय, और कुछ न मिलेगा, ठंडा पानी पी लेना। अमृत राय रिसियाकर बोले, कुछ और मिलना चाहिए। बस, अब और कुछ न मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थीं कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। ये दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृत राय के पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे ये दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक का जो अर्थ सिद्ध हुआ था वो इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था और वो दोनों केवल जवानी बकवास लगाने वाले नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वो दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्रों रुकावटों और अवरोधों को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था और लक्ष्मी के माँ बाप, जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृत राय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है। जीवननाथ, ये आपके यहाँ सन्नाटा कैसा। अमृत राय, कुछ न पूछो भाई। जीवननाथ, आखिर वो दर्जन भर नौकर कहाँ समा गए।
अमृत राय। सब जहन्नुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्टा लगाकर कहा, लीजिए, यहाँ भी ये ढंग है। अमृत राय, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है? अरे जनाब, इससे भी बदतर। कहारी सब छोड़ भागे। जिस कुएं से पानी आता था वहाँ कई बदमाश लठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्दन झाड़े। जीवननाथ, अजी वो तो कहो कुशल होगी कि इससे पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृत राय, आखिर अब किया क्या जाए? नौकरों के बिना काम कैसे चलेगा? प्राणनाथ, मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवननाथ, तुम तो मोटे ताज़े हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच के ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भांडे नहीं मान सकते? अमृत राय, अजी अभी ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं। 2 नौकर अभी हैं, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहाँ से 2-4 नौकर और आ जाएंगे। जीवननाथ, ये तो आपने अपना इंतज़ाम किया, हमारा काम कैसे चलेगा? अमृत राय, बस आज ही यहाँ उठाओ चटपट। जीवननाथ, ये तो ठीक नहीं, और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है? अमृत राय, वो तो दिल से राजी है, कई बेर कह चुकी है अकेले जी घबराता है, ये खबर सुनकर फूली न समाएगी। जीवननाथ, अच्छा, अपने यहाँ तो टोह लूँ? प्राणनाथ, आप भी आदमी है या घन चक्कर? यहाँ टोह लूँ वहाँ टोह लूँ, भलमानसी चाहते हो तो बग्घी जोत कर ले चलो, दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बैठा दो, नहीं तो जाओ टोह लिया करो। अमृत राय, और क्या, ठीक तो कहते हैं, रात ज़्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए ना बनेगी। जीवननाथ, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से ये समाचार कहा। वो सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखई की मदद से 2 कमरे साफ कराए, उनमें मेज़, कुर्सियाँ और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियाँ आ पहुँची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियाँ बुलबुल की तरह चहकने लगीं। रामकली पहले ज़रा झेंपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हियाब भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृत राय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह के सालन, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था, और यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खाने के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी ही थे, मगर वो भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा, ज़रा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई से हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाजार चले। वो आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बुढ़ऊ को खूब दस्तूरी देता, मगर सौदा रुपए में 12 आने से कभी अधिक न देता। इसी तरह इस घूरे साहब ने सब रईसों को फांस रखा था। सुखई ने उसकी दुकान पर जाते ही टोकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाओ घूरे, कुछ सौदा सुलुफ तो दो, मगर देरी न लगे। और हर बेर तो घूरे हंसकर सुखई को तंबाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता, मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुखई, ज़रा आदमी देख कर बात करो, हमें पहचानते नहीं क्या? घूरे, आगे जाओ आगे, बहुत टैटे न करो। सुखई, कुछ भांग वांग तो नहीं खा गए क्या? अरे हम सुखई हैं। अजी तुम लाट हो क्या कहीं के? चलो अपना रास्ता देखो। क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी न मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूँ। तुम सीधे जाओगे कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुखई साहू की रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहाँ भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुँचा, वहाँ भी वही धुतकार मिली।
फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़े तक न होने दिया। आखिर झक मारकर अपना सा मुंह लिए लौट आया और सब समाचार कहा। मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले? बिल्लो ने कहा। अब कि मैं जाती हूँ, देखूं कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर वो हाथे ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वो उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वो भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृत राय ने जब देखा कि विद्रोही लोग इस तरह पीछे पड़े हैं तो उसी दम लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतगार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना ऊधम मचाएं उतना कम है। तार पाते ही उन्होंने अपने अपने होटल के 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिनमें एक कश्मीरी महाराज भी थे। दूसरे दिन ये सब आ पहुँचे। सब के सब पंजाबी थे, जो न तो बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उनके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दाव न चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया गया जो कई महीनों को काफ़ी था। जब लोगों ने देखा कि इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि पहुँचे तो ही और चाल चलें, फिर उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वो तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं, एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुंह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर थे या अविद्या की कालकोठरी में पड़े हुए लोग थे। उन्होंने जब ये ऊटपटांग बातें सुनी तब वो बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चट एक रांड को घर में बैठा लिया। छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिए। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था? किसी चोर चंडाल के घर जन्मे होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उनके मुवक्किलों में फैली, जिसका परिणाम ये हुआ कि बाबू अमृत राय का रंग फीका पड़ने लगा। जहां मारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश न मिलता था, वहां अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उनको बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वो अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख कर समझ गए थे कि थोड़े ही दिनों में ये सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ। सरिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ हैं? सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृत राय सामाजिक कामों में अग्रण्य बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारी के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृत राय भी हंस हंस कर उनकी बातों का जवाब दिया किए। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज़ पत्र लाए, मगर साहब ने किसी और ध्यान नहीं दिया। जब वो चले तो साहब ने कुर्सी उठकर हाथ में लाया और ज़रा ज़ोर से बोले, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यूं गलचौर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे, मूछें खड़ी किए, मोटा सा लठ हाथ में लिए, आज जज साहब अमृत राय से खूब खूब बतियात रहे। मिश्रा जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंधे पर अंगोछा रखे। खूब बतियात रहा, मानो कोई अपने मित्र से बतियावे। ठाकुर अमृत राय कस हंस हंस मुंडी हिलावत रहा। बड़े आदमिन का सब जगह आदर होत है। जब लो दोनों बतियात रहे तब तलो कऊ वकील आए, बाकी साहब को की ओर तनिक नहीं ताकिन।
हम कहे देत है तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले। सुनत रहे कि नहीं, जब अमृत राय चले लागे तो जज साहब कहें कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर, सुना काहे नहीं, बाकी फिर का करी। मिश्रा जी, इतना तो हम कहित है कि अस वकील पृथ्वी भर में नाही ना। ठाकुर, कस बहिस करत है मानो जिव्या पर सरस्वती बैठी हुई, उनकर बराबरी करैया आज कोई नहीं है। मिश्रा जी, मुदा ईसाई हो गया, रांड से ब्याह कहेसी। ठाकुर, इतने तो बीच परा है, अगर उनका वकील कहे होए तो बाजी बद के जीत जाइत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल रुरियात बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है, तिस पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उनकी वक्रता पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृत राय यूं ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का ये वर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वो बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों ने जब देखा कि हमारी चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते, और न ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने से ही इन बातों से अलग हो गए थे। इसीलिए द्रोहियों को अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भृगुदत्त का द्वार खटखटाया और उनसे हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा सिंधु, अब भारतवर्ष में महाउत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को कौन पार लगाने वाला है। महाराज, अगर इस समय पूरा बल न लगाया जाए तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले और धर्म का पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकाल कर बोले, आप लोग जौन हैं तैन घबराएं मत, आप देखा करें भृगुदत्त क्या करते हैं। सेठ धूनीमल, महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा न बचे। कई आदमी, हाँ महाराज, इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त, यही चाहिए तो यही लीजिए, सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी, द्रव्य जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना। भृगुदत्त, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ, तो कहिए तो कोई हलवाई लगा दिया जाए, राधो हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त, जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है, अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी, आज तो अपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भृगुदत्त ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, अब स्मरण हुआ, मनु जी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दीनानाथ मुस्कुराकर, महाराज चेला तो आपका बड़ा तीव्र है। सेठ जी, ये अपने गुरुजी से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त, अब की इसने किया कि मैं 2 सेर पूड़ियाँ खाईं, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़े ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा न देते तो अभी सेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों न उठो पट्ठे, जैसा गुरु वैसा चेला। सेठ जी, महाराज अब हमको आज्ञा दीजिए, आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी वो उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दें। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका न समझिए, 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश न हो जाए तो नाम भृगुदत्त नहीं।
अब आपको पूजन की विधि भी बता ही दूं। सुनिए, तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करें तो आयु में दोपहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करें तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हों तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी, महाराज, आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया, एकदम मस्त। दीनानाथ, कृपा सिंधु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी बोले, एक बार बोलो पंडित भृगुदत्त की जय। बहुत से आदमी फिर बोले, एक बार बोलो दुष्टों की छय। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राघु हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्कड़ एकत्र हो गए और दोनों जून माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंच गया। पूजा पाठ कौन करता है। सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाती थी और दोपहर से भंग बूटी छानते रात हो जाती थी। हाँ, पंडित भृगुदत्त दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बढ़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अंधाधुंध मचा रहा। ये सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृत राय का बाल बांका न हो सका। कहीं चमार के सरापे डागर मिलते हैं, ऐसे आंख के अंधे और गांठ के पूरे ना फंसे तो भृगुदत्त जैसे गुरुओं को चुखौतियां कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृत राय के मकान पर दौड़ते थे कि देखें कुछ तंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृत राय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए प्रेमा का अगला भाग।